हेलो लिसनर्स, नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और कार्यक्रम लेकर आए हैं साहित्य से दोस्ती। और साहित्य से दोस्ती में आज हमारे साथ लोकेशना मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के बिल्कुल करीब में रहती हैं और बहुत पहले भी यहाँ पर कार्यक्रम दे चुकी हैं हमारी तमाम लिसनर्स के लिए। और साहित्य की सेवा के लिए उन्होंने खुद को समर्पित किया हुआ है। तो दिन रात उठना बैठना खाना पीना ओढ़ना जो है उनका सारा साहित्य ही है। और बहुत सुंदर सा नाम है उनका। बहुत सारे आर्टिकल्स अभी तक लिख चुकी हैं, तमाम हिंदी की तमाम पत्रिकाओं में उनकी कविताएं, उनकी कहानियां और उनके लेख लगातार प्रकाशित होती हैं। आज हमारे स्टूडियो में है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी गपशप आज साहित्य की होने वाली है। लोकेशना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार है सुनीता मैम कि आप मुझे इतना स्नेह दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कहीं से लग ही नहीं रहा कि मैं कोई औपचारिकता जैसी कर रही हूँ। और जब मैंने सबसे पहले यहाँ किया था एक कार्यक्रम, उसमें कहते हैं ना अंदर से धड़कनें बढ़ रही थी। अभी मेरी धड़कनें बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं, एकदम नॉर्मल है। जी, यानी कि आपने रेडियो से दोस्ती कर ली है। एकदम दोस्ती, बहुत अच्छी सी दोस्ती होगी। लग रहा है कि कोई मतलब और दोस्तों के अलावा एक और कोई नया दोस्त जुड़। क्या बात है, क्या बात है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे रेडियो का जो इसका मोटो है वो इससे सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे जो तमाम लिसनर्स होते हैं वो केवल कंज्यूमर नहीं होते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को सुन लिया बस हो गया। उसमें खुद आपने यहाँ पे आना है, आपको सहज महसूस होना है कि हमारा रेडियो है भाई, हमें यहाँ से कुछ अच्छा अगर हमारे भीतर है तो हम वो अपना तमाम दोस्तों को दें। जी। तो आज साहित्य से दोस्ती में फिर हम यही गपशप करते हैं कि कैसे रुझान हुआ। क्योंकि महिलाएं भाई, हालांकि बहुत झंडा गाड़ा हुआ है साहित्य की दुनिया में महिलाओं ने। अब तो स्त्री विमर्श की बातें हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि जो साहित्य लिखा जा रहा है महिलाओं के द्वारा, उसकी एक अलग महक है। बिल्कुल। उसमें आपका किचन की चीजें भी हैं। ऐसे तो शब्दावलियां हैं जो शायद पुरुषों के लेखन में नहीं आ पाती है ना। ममता कालिया जैसे लिखती हैं कि मैं आटे में छन गई, पुदीने में पिस गई, कोना कोना बैठ गई। तो वो बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को, जो सदियों से हम लोग थोड़ा सताए हुए लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, महिलाएं जो हैं जिनको कभी सुना नहीं गया, तो आज उनको सुनने का दौर आया है, है ना। और सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना सुना रही हैं और बहुत अंदर की प्रतिभा निकल के बाहर भी आई है सोशल मीडिया के थ्रू उनकी ना। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि आप 2009 से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक्टिव हैं। तो फेसबुक मैं फेसबुक पर 2011-12 से 12 से मान के चलिए, 11 तक भी मैं कुछ भी नहीं थी। कभी कुछ लिखा तो लिखा, नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे लिए सब कुछ नया था। जी। तो लोकेशना जी, कैसे आना हुआ साहित्य की फील्ड में? शुरुआत कहाँ से हुई साहित्य के फील्ड में? स्कूली जीवन में कुछ कविता लिख डाली थी, किसी ने वाह वाह कर दिया, उसके बाद से लगा कि हाँ करना चाहिए, या नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या था कि मेरे साथ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो छोटों को या तो खोटा माना जाता है और या शरारती माना जाता है, उस टाइप का होता है। लेकिन प्यार दोनों तरह से बहुत मिलता है। हाँ। ये मैं मानूंगी, अभी भी मिल रहा है, हमेशा मिला और आगे मिलता ही रहेगा। तो क्या था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मदर मेरी डायबिटिक जल्दी हो गई थी, तो थोड़ा उनके लिए हम उनकी देखभाल जरा अलग तरह के हम लोग करते थे, तो ध्यान वहाँ रहता था और अपना पढ़ने का होता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे होते होते थोड़ा एक क्या हुआ कि शादी का प्रेशर आने लगा कि भाई शादी करनी है। और शादी करने में मैं जैसा देख रही थी, मेरे घर में भाभियाँ हैं, पहले से मेरी माँ है, तो मेरा कुछ खास पटती नहीं थी शादी के साथ। कुछ ऐसी होती थी। तो एक बार एक बहुत ख्याल, एक नाराजगी में आया कि किसी दिन ऐसा विस्फोट करती हूँ मैं कि ये शादी का धमाका ये खत्म अपने आप ही हो जाए, झंझट ही खत्म हो जाए। मैं ना किसी ऐसे को बिल्कुल निखट्टू को पकड़ के उससे शादी कर लेती हूँ मैं, और फिर इन लोगों को आके बताती हूँ। फिर क्या करेंगे, मेरा कुछ भी तो नहीं करेंगे। तो इसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा। फिर उसको थोड़ी ठंडी दिमाग से पढ़ा। नहीं करना है। फिर वो डायरी के पन्ने वन्ने फाड़ दिए। ये आई थिंक सो मैं तब तक इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी से 2 MA कर चुकी थी। तब की बात है। तो वो मैंने फाड़ दिया। फिर कोई बात नहीं, बात आई गई होगी। ये हमें समझ में आ गया कि शायद मैं अंदर जो है मैं वो उसको लिख सकती हूँ। फिर मैं अपने पढ़ने में मशगूल हो गई। कभी नेट की तैयारी। अच्छा, तो पहला लेख वही था आपने अपने निखट्टू पति के बारे में जो लिखा था कि मैं किसी को पकड़ के शादी कर देती हूँ, बात करती। तो ये आपने किया नहीं, ये लिखा केवल? हाँ, केवल ये लिखा। उसके फिर मैंने उसकी डिमेरिट देखी ना,
तो अपने फैमिली के लिए कि अच्छा, आपकी माँ क्या कहा करती थी शादी के बारे में? जैसे पुराने लोग ना बड़े अच्छे अच्छे मुहावरे और बड़े अच्छे इस्तेमाल करते थे। नहीं, क्या वो ऐसा बोले? कहती हाँ, थी कि हाँ। ज्यों ज्यों भीगे कामली त्यों त्यों भारी हो। तो भारी से सेंस क्या है, जो हमने कंधे पे जिम्मेदारी या कोई चादर या कंबल जो डाल रखा है वो भीगा है, अगर वो और भीगता जाएगा उतना ही ज्यादा हमारे कंधे पर वजन आता जाएगा। तो हम क्या करें, या तो उसे हटाएंगे तो हटा नहीं सकते, अगर तो सुखाएं, कुछ तो करें। तो लड़की की शादी के मामले में उनको ये था कि जितनी ज्यादा लड़की समझदार होती जाएगी वो शादी से दूर भागती जाएगी। तो क्या है कि टाइम रहते, बहुत जल्दी नहीं लेकिन टाइम रहते उसमें वो समझ ना आ पाए, उसकी शादी कर देनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं जी। वो उस समय उनकी ऐसी तो सोच आज के थी। दौर में हम देख रहे हैं कि 35, 30, 32 तो शादियां इसीलिए एज में लड़कियां शादी कर हाँ, रही हैं। इसीलिए जा रही हैं जी। या बहुत कम हो रही हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, या जल्दी टूट जा रही हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो समझदारी के नाते, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते उन चीजों को जो पहले करते तो थे। करना भी क्यों चाहिए? नहीं, मैं अभी भी वही कहूंगी, मतलब घर कीजिए। गृहस्थी को बनाए रखने की कीजिए। बलि स्त्री ही क्यों दे? नहीं, मत दो। हाँ। बलि की बात ही नहीं है। मैं भी वही कह रही हूँ, जब बलि की बात, जहाँ ज्यादा सोचो आप बलि मत सोचो। आप ये सोचो ना, आप 2 लोग हैं, वो गाड़ी का पहिया वैया वो भी पुरानी बात हो गई, आप 2 लोग हैं, जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे तब तक कोई भी चीज नहीं चलती है। हम आप 2 लोग बात कर रहे हैं, अभी भी हम लोग तालमेल बिठाएंगे तभी बात होगी, अदरवाइज बात नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। तो वही शादी है, ऐसा नहीं है जब हम प्यार में पड़ सकते हैं तो ठीक है, हम शादी भी तो कर सकते हैं। अब यही क्यों है, प्यार के लिए भी अब वो थोड़ा फिर मुद्दा अलग को चला जाएगा, बिल्कुल विषयांतर हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं कि लोकेशना मिश्रा जो है वो लेखन की शुरुआत निखट्टू जो है वो उससे आपने शुरुआत किया था। वहाँ से फिर उसके बाद फिर मैं बीएड में आई, बीएड किया मैंने वहाँ। अच्छा। बहुत कुछ सीखा मैंने। अच्छा। और जो मैं अंतर्मुखी जो मेरा व्यक्तित्व था उससे थोड़ा हटके बहिर्मुखी हुई मैं, धीरे धीरे हुई। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि मैं जॉब में भी नहीं जाना चाहा मैंने। वो जाना चाहा मैं, क्या है कि ज़रूरी नहीं था मेरे लिए, अर्निंग इतनी ज़रूरी नहीं थी। हाँ, जॉब ज़रूरी होना एक अलग बात है कि करियर बनना चाहिए, वो तो था, बट समय नहीं था मेरे पास, क्योंकि बाकी सभी लोग तो कमाने घर में से जा रहे हैं। अब कोई तो बताना चाहूँगी अपने तमाम लिसनर्स को कि लोकेशना जी के बड़े भाई जो हैं वो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं GIC हल्दू चौड़ के, और भाभी भी शिक्षिका हैं। हाँ। गांधीनगर कॉलेज स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में। और आपके जो मतलब आपके चारों भाई जो हैं वो आपके जो दादाजी हैं वो भी शिक्षक थे। आगरा के आप लोग मूल रहने वाले हैं, तो पूरा परिवार जो है वो शैक्षिक माहौल एक रहा है, पढ़ने लिखने का थोड़ा सा अच्छा माहौल रहा है। बाकी लिखने लिखाने वाला ये कविता वगैरह का कोई नहीं था। हाँ, ये इसके लिए मेरे से, हाँ, सभी कहते हैं कि क्यों, लेकिन हाँ, मेरे पापा सुनते बहुत थे, उनको सुनने का शौक था, पढ़ने का भी शौक था। तो वहाँ वो जब मैं थोड़ा खुलापन मेरे अंदर आया अपनी बात को कहने का, फिर धीरे धीरे जैसे हुआ कि भाई जॉब नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो जो मेरा भतीजा अब जो नहीं है, तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा आगे लाए इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा कहा मेरे से। एक तरह से वो ये कहता था तू कर, मैं करूँगा, तू मत कर। तो फेसबुक पे अकाउंट है या कुछ भी है, फेसबुक पेज वगैरह सब उसने मेरा बनाया। वहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा रोमन में लिखा। तो रोमन में लिखने के बाद वहाँ लोगों ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। वहीं से मुझे एक सर मिले, हिरेन झा करके, जो भागलपुर से हैं, और उन काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व था उस समय ही उनका, दिल्ली में है वो, फिलहाल बॉम्बे में है। तो उन्होंने मेरे से ऐसे ही पूछ दिया कि लिखती हो क्या? तो मैंने थोड़ा अलग थी मैं उस समय, तो मैंने कड़क होके बोल दिया कि हाँ, आपको नहीं लगता, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा लगता तो है। मैंने फिर तो बोले ठीक है, आर्टिकल लिखोगी मैगजीन के लिए? मैंने कहा लिख दूंगी, पर मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा है। बोले कोई बात नहीं, लिखो, महिलाओं की मैगजीन है, आधी आबादी करके। ठीक है, तो मैंने तब से आर्टिकल लिखा। फिर जब लिखा तो उनकी जो संपादिका थी उन्होंने मना करा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कड़क आर्टिकल है, इस पे तो लोग आक्रोशित हो जाएंगे कि ऐसा क्यों लिख दिया, इसको नहीं मैं दे सकता हूँ। मैंने कोई बात नहीं, मैं इसको एडिट नहीं करूँगी, आप शब्द कहीं के कहीं है, वो व्याकरण वाली आप अशुद्धियाँ हटा सकते हैं, पर आर्टिकल मेरा जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वो उसी शर्त पे हमेशा चला, अब तक मैं आधी आबादी के लिए लिख रही हूँ। अच्छा, वहीं से मेरा शुरू हुआ। ओके, तो उसके बाद तमाम सारी पत्रिकाओं में भी आप लगातार छपती रहती हैं, लिखती रहती हैं? हाँ, मैं जहाँ से मेरे को कहीं कोई मांगता है आर्टिकल या स्टोरी, तो फिर मेरा रहता है। जी। वही कविताओं का हुआ कि कविता के लिए एक बार दैनिक जागरण ने मदर्स डे पर एक प्रतियोगिता रखी, तो उसमें मैंने सहभाग किया।
तो वहाँ पर मेरी जो कविता थी एक, वो आई, मेरे तन का स्पंदन और दिल की धड़कन है माँ करके मैंने लिखी। तो वो हम चाहेंगे कि आप सुनाएं कविता, हमारे लिसनर्स लगातार आपको सुन रहे हैं, तो बीच बीच में कुछ मेरे पास है या नहीं है जी, या कोई और कविता आप सुनाएं? हाँ, कोई और मैं सुना दूंगी। जी। तो उसमें ये है कि मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले मेरा व्यक्तित्व क्या था और फिलहाल क्या है, ये 2 कविताओं से आप पता करेंगे। कोई पद में बड़ा, कोई कद में बड़ा, कोई पद में बड़ा, कोई कद में बड़ा, कोई संबोधन में बड़ा, कोई संबोधन में बड़ा, कोई रूप बड़ा, कोई गुण में बड़ा, कोई रूप बड़ा, कोई गुण में बड़ा, कोई जन में बड़ा, कोई धन में बड़ा, अनुभवी बड़ा, कोई साहसी बड़ा, अनुभवी बड़ा, कोई साहसी बड़ा, मुझसे हैं पर सभी बड़े, मुझसे हैं पर सभी बड़े, बड़ों का सम्मान ना करूं ऐसे तो मेरे संस्कार नहीं, बड़ों का सम्मान ना करूं ऐसे तो मेरे संस्कार नहीं, वरना अपनी कही बात को बार बार दोहराना मेरे अंदाज नहीं, अपनी कही बात को बार बार दोहराना मेरे अंदाज नहीं। क्या बात है, बहुत शानदार है। ये मेरी जो सोच थी वो मान के चलिए आप 2013 में थी। फिर उस सब के बाद वो जो हादसे से मैं गुजरी, उस सब के बाद कुछ अलग तरह की हुई मैं। ये मैंने अप्रैल 14 में लिखी है जी। पिछले दिनों मर चुकी हूँ मैं, पिछले दिनों मर चुकी हूँ मैं, अब ये पुनर्जन्म मेरा है, पिछले दिनों मर चुकी हूँ मैं, अब ये पुनर्जन्म मेरा है। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं इसको बोलने में। फिर कुछ नए संकल्प किए हैं, लिए हैं कुछ कर्तव्य नए, फिर कुछ व्रत साधे हैं मैंने, त्याग दिए हैं कुछ सपने, फिर कुछ और खोले हैं बंधन, किया हृदय कुछ और कठोर, यही तो जीवन यात्रा है जहाँ पुन पुन जीवन पुन पुन मरण, पुन पुन जीवन पुन पुन मरण। फिलहाल मैं ये हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि आप अपने भैया भाभी के साथ यहाँ पे रहते हैं, और उनका जो बड़ा बेटा था वो 10 साल शायद लगभग हो गए। हाँ, लगभग दिल्ली में किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, 14 में हो गया था जी। तो कैसे जिंदगी में जो सब कुछ होता है, परिवार में बच्चे होते हैं, उनको इतने हसरतों से हम पालते हैं, तो अगर ऐसा हादसा हो जाए तो क्या उस परिवार पे गुजरती होगी। और खासकर आप तो बुआ थी शिवम की, तो कैसे अटैचमेंट था, और आपको प्रोत्साहित करने वाला भी वही था। वो मेरा पहला पाठक वही, मार्गदर्शक वही, सब कुछ वही था मेरा जी। आज मैं जो भी हूँ, यहाँ जो बैठी हूँ, वो केवल उसी की वजह से, केवल और केवल उसी की वजह से, वरना मैं कहीं नहीं। तो कैसे हाथ से हम लोगों को, कैसे एक अलग दुनिया में, जो आपने नए जन्म की बात की, पुनर्जन्म की, तो कैसे हम बदल जाते हैं। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा नजदीक था, और कुछ भी बात होती थी तो उसमें हमेशा ये कहता था मैं हूँ। तो जैसे उस मैं हूँ के बदले वो मुझे छोड़ के गया है कि हाँ अब तू है, वो वाली स्थिति मेरी हुई है। बिल्कुल। और कैसे किन किन विषयों को आप अपना लेखनी का विषय बनाती हैं, किन किन मुद्दों को? सामान्य मेरी अपनी रुचि तो ये है कि कविताएं जो अचानक से कुछ भी आती हैं महीने 2 महीने में, पहले तो शुरू में तो होता ही है, थोड़ा ज्यादा लिखा जाता है, लेकिन धीरे धीरे धीमा पड़ जाता है, लेकिन लेखनी और मजबूत और बेहतर जैसे वही परिपक्वता वाली बात आती है ना। तो शुरू में हम बहुत ज्यादा लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हम बहुत कम लिखने लगते हैं। कविताएं कभी सालों नहीं आती हैं, कभी 2-4 महीने बाद आती हैं, ऐसे वाली होती हैं। तो कविताएं तो मेरी सामान्यतः तो जो हमारा सामान्य जनजीवन है उस पे ही होती है, और या मैं जैसे मेरा परिवार है तो परिवार के ऊपर भी कभी कोई कुछ आ जाती है। मेरी भाभी जब पहले यहाँ धौलाखेड़ा में थी, उन दिनों क्या था कि इंटर कॉलेज वालों को ये पोलियो ड्रॉप और ये वो सो इसके बहुत सारे काम दे दिए जाते थे। तो जो एक संडे हमें मिलता था वो भी हमारा चला जाता था। और मैं कोई काम करती थी, जैसे कोई पूजा पाठ टाइप का, या ये मान के चलिए कहीं कोई उत्सव हो रहा है छुटपुट, या कहीं महिला संगीत है, अपने वहाँ तो दिन में होते हैं महिला संगीत, तो कुछ भी होता था तो वो हर जगह फिर मैं होती थी, मैं जाती थी। मेरे को भाभी मेरे से कहती थी कि मेरा तो संडे को भी स्कूल है तो तुम ही चली जाना, ऐसे करके। तो एक कविता लिखी थी, वो अभी मेरे पास ऐसे याद नहीं है, और है भी नहीं इसमें, कि मेरी भाभी कहती है मेरा तो स्कूल है करके ये कविता लिखी थी। तो कि करती रहना तुम सब कुछ, महिला संगीत में तुम ही चले जाना क्योंकि मेरा तो स्कूल है, ऐसे करके लिखा। तो ये सब भी विषय रहते हैं मेरे। और बाकी जैसे क्या है कि साहित्य से जुड़े जो भी बहुत आवश्यक होते हैं कुछ, जिनको कोई नहीं छूता है, जिनको कोई नहीं लिखना चाहता है,
वो विषय अधिकतर मेरे होते हैं। और उसके साथ साथ मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मैं विद्यार्थी और एक शिक्षक या एक कवि या लेखक, वो भी हमेशा एक विद्यार्थी रहता है। अगर वो विद्यार्थी नहीं रहता तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा कभी भी। तो उसको हमेशा विद्यार्थी रहने पड़ता है। परफेक्ट तो आदमी कभी नहीं होता है, हम लगातार सीखने की प्रोसेस में ही होते हैं। तो लोकेशना जी, दिनचर्या क्या क्या रहती है आपकी? कितनी किताबें आप महीने हफ्ते में पढ़ डालती हैं? कैसा है रूटीन पढ़ने का, और नई किताबों का चयन कैसे करती हैं कि अब इस महीने किस राइटर को पढूं? एक्चुअली में रूटीन तो मेरा, जैसे मैंने बताया ना, भैया भाभी दोनों जॉब में, तो उनके साथ ही शुरू हो जाता है मेरा भी। 4 या 5 बजे उठने से? 5 बजे तो नहीं, 6 बजे उठ जाते हैं हम लोग। 6 बजे उठ के भैया वो लोग पहले उठ जाते हैं, फिर मैं अपना उस सबसे लगभग 11 बजे फ्री हो जाती हूँ। मेरा नाश्ता पानी और वो उन लोगों के जाने के बाद, फिर उस बीच मेरा जो कल से जो कार्यक्रम थे, अभी जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें कितने व्यूज हुए, क्या हुए, वो सब देखा। फेसबुक में क्या किसने कहा, वो सब देख दिया। उसके बाद अपना जो भी लिखना होता है, जो अधूरा छूटा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक शोध लिखा था मैंने रामचरितमानस पर। यहाँ लालकुआं में एक मैम है, आशा शैली मैम करके, आप लोग जानते होंगे। यहाँ शैल सूत्र जो मैगजीन आती थी, तो उन्होंने मेरे को शोध रामचरितमानस पर लिखने के लिए दिया था। तो 15 दिन में करीब वो पूरा हुआ था। तो ऐसे कुछ ना कुछ कहीं से इस तरह की चीजें आती रहती हैं, उनको मैं पूरा करती हूँ। और फिर उसके बाद तब जाके मेरा अपना पर्सनल कविता कुछ छूटी है, कुछ बहुत दिन से नहीं लिखा गया, वो सब आता है। बस इसी समय उन लोगों के आने का 4 बजे का टाइम हो जाता है। कभी टाइम मिला तो थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया, और फिर शाम की चाय, फिर 7 बजे से फिर मेरा ही वो समय होता है, फिर मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। अच्छा, आपने जो है वो हमारी हमारी देसी गाय है साहिवाल, जी जी जी, तो वो भी आपने पूरा एक बना रखा है, उसमें रखे हैं काम वाले। और एक फैमिली को आपने रोजगार भी दिया है, तमाम सारे लोगों को हल्द्वानी के आप प्योर दूध भी पहुंचा रही हैं। बहुत फैमिली को रोजगार दे रखा है। हाँ, अच्छा। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कुछ भी हो, इनको काम मिलना चाहिए, इनको काम मिलना चाहिए, बहुत जरूरी। बिल्कुल, और अपना वो महक भी बची रहेगी। हाँ, वो भी आप प्योर साहिवाल दूध भी पी रहे हैं, शुद्ध दूध हम लोगों को, उस माहौल में भी है कि हाँ अपने गांव में है भी। हाँ, मेरा एक था शुरू से, कुछ होता है ना, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं हमको नहीं पता है, और आगे होने वाला क्या है उस पर सारे पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि कहीं भी मैं, वही है कि मेरा घर होगा तो हाँ हरा भरा होगा, ये होगा, मतलब नेचुरल वाले में मैं रहूंगी, प्रकृति के साथ में मैं रहूंगी। पर मेरे को नहीं पता था मैं भाई के साथ रहूंगी तब प्रकृति में रहूंगी। क्या बात है। पर लेकिन वो चीज है मेरे साथ कि वहाँ हमारा जहाँ घर है बहुत अच्छा है, वहाँ एकदम खुला, और अब तो और सीधी जो पहाड़ियां हैं हमारी नैनीताल वाली, यहाँ वहाँ से घर से दिखती हैं। क्या बात है। तो वो सारी चीजें हैं जी। तो बहुत अच्छी बात है कि हल्द्वानी में रहकर वही जॉब करने के साथ साथ भी आपका परिवार जो है वो गाय भी पाल रहा है। हाँ बिल्कुल, और अच्छा समर्पित है। हम लोग इसको व्यवसाय मान ही नहीं रहे, गौ सेवा कर रहे हैं, हम ये मानते हैं। क्या बात है। तो क्या क्या और बताना चाहेंगी आप चलते चलते हमारे लिसनर्स को? कविताएं अगर कुछ आप बोलना चाहें, कहानियां आपने बहुत सारी लिखी हैं, साहित्य की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, स्त्रियों के द्वारा जो लिखा जा रहा है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि कहाँ तक पहुंचेगा स्त्री लेखन? क्या वो ठप्पे जो मिथक थे महिलाओं के लिए कि अरे ये तो कहाँ लिख पाएंगी, अरे इनके तो कोई और इनको हेल्प करता है लिखने में, ये भी इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं महिलाओं पे। तो इन सब को तोड़ते हुए क्या महिला आगे बढ़ते जा रही है और बहुत आगे तक पहुंचेगी? कुछ बेहतरीन लिखा जाएगा जो नहीं लिखा गया अभी तक, जो अनछुआ है, जो महिलाओं का जो एक पूरा पक्ष है, दलितों का पक्ष है, आदिवासियों का है, आज ट्रांसजेंडर विमर्श की बात भी हो रही है। तो हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप संतुष्ट हैं उन चीजों से? देखिए, अगर संतुष्टि की तो कोई बात ही नहीं, संतुष्ट हो जाएंगे इट मींस ये सब रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीजें तो नई नई हमेशा निकल के आएंगी। अभी जैसे मैं मान के चलिए, मैं गायों के बारे में भी लिखती हूँ, सभी नहीं लिखते लेकिन मैं तो लिखती हूँ कि गाय क्या कर रही हैं और उनकी दिनचर्या क्या है, वो भी सोचती होंगी। मैंने ऐसा भी लिखा है कि वो भी सोचती होंगी, वो भी बात करती हैं, क्योंकि हम सारे समय उनको देखते हैं। तो स्त्री विमर्श की जहाँ तक बात है, या स्त्री के पहुंचने की, स्त्री देखिए कभी छोटी नहीं थी। ये तो स्त्री ने खुद अपने आप को छोटा कर लिया है। जहाँ जहाँ स्त्री को लगता है कि हम कमजोर हैं, हम कमतर हैं, वहाँ खुद स्त्री ने खुद को कर रखा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुरुष से बराबर का वाला करती है। वो पुरुष से हमेशा ज्यादा रही है, वो हमेशा ज्यादा रही है। तो लेखन में भी ऐसा नहीं है, अगर ये नहीं कर पाएंगी ये वाली बात अगर स्त्रियों के लिए आती है तो पुरुषों के लिए भी आती है। सभी तरह के लेखक हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे वाले लेखक हैं कि सच में वो अच्छा कुछ कर रहे हैं या किसी का बिना सहयोग के कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं
सब कुछ होता रहता है दुनिया में, ये मान के चलना चाहिए। कॉपी पेस्ट हर कोई करता है, जो करने वाला है, और जो नहीं करता है उसका तो पता चलता है जिस समय वो बोलता है, उस समय पता चल जाता है कि ये कॉपी पेस्ट वाले बोल रहे हैं या ये अपने अंदर से वाले बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें मुझे नहीं लगता, ये थोड़ा बात करने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये मुद्दा होनी चाहिए। आजकल जो बेसिर पैर के मुद्दे लोग अच्छा, पढ़ना कितना जरूरी है लिखने के लिए? लिखने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है जी। लिखना कम होना चाहिए, पढ़ना ज्यादा होना चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। बिल्कुल। और अब आपको क्या लिखना है? अब आपको क्या लिखना है, ये नहीं कि आप कुछ भी शुरू छाप दें, कुछ भी छप जाए, उसमें कुछ भी नहीं है। वो तो क्या कहें, वो समझदारी नहीं है वो। बिल्कुल। अच्छा, जो पत्रिकाएं निकलती हैं अब तो एकदम जो नई पीढ़ी आ रही है वो तो इंस्टा रील वाली पीढ़ी है, और हम देख रहे हैं कि जिसको लग गई मोबाइल में रील की लत, तो फिर वो तो रील का तो कोई अंत ही नहीं है। मेरा ये जो अगर तो मैगजीन कब पढ़ रहा है और कौन सा तबका पढ़ रहा है? हाँ। क्या ऐसा है कि एक खास बौद्धिक जुगाली करने वाला ये एक साहित्यिक तबका है जो बचाए हुए है इस परंपरा को, वो ही लिख रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं? मेरा मेन उद्देश्य तो यही है कि हम ये नए लोगों को हम कैसे नहीं कुछ कर पा रहे हैं कि केवल मोबाइल और लैपटॉप तक सीमित हैं। मेरा उद्देश्य केवल यही है यहाँ पर आने का भी, कि कैसे मैं कुछ ऐसे लोगों को जोड़ूं जो सच में कुछ करें, साहित्य के लिए कुछ करें। एक अकेली कहानी हमने लिख ली, मैं कविता लिख ली, कहानी लिख ली, ठीक है, अब हम बने हुए हैं, गलत बात है। हम जैसे 10 और क्यों तैयार नहीं कर पा रहे हैं हम? तो मेरा यहाँ तक आने का जो सबसे पहला उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि कैसे अधिक से अधिक जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो पढ़ें, लिखें और साहित्य को अपना समय दें। बिल्कुल। क्योंकि साहित्य जो है वो हमें गढ़ता है, ये हमेशा पूरे व्यक्तित्व को गढ़ता है, पूरे व्यक्तित्व, और हमें संवेदनशील भी बनाता है। संवेदनशील जी। तो इसीलिए साहित्य पढ़ना जरूरी है। जैसा कि हम अपने तमाम सारे लिसनर्स को बताते रहते हैं कि जो हमारा साहित्य से दोस्ती प्रोग्राम है वो क्यों हम लेकर आए हैं, तो अपने लेखकों को जानना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जी। तो लोकेशना जी, आप अब तो कार्यक्रम होस्ट करने जा रही हैं हर संडे। तमाम लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगी कि हर इतवार को या जब भी जो भी इतवार संभव हो पाए, आप साहित्य की दुनिया से रिलेटेड कोई कार्यक्रम आप लेके आएंगी। मेरा अपना कोई ना कोई जानकारी आपको देंगी यहाँ से। तो ये हमारे साथ हमारी रेडियो टीम में एक नई हमारी वॉलंटियर जुड़ी है। आप लोगों के साथ भी आऊंगी। जी बिल्कुल। जब भी हम साहित्य पर कोई चर्चा करेंगे तो आपको जरूर इनवाइट करेंगे। तो चलते चलते कोई संदेश हो हमारी तमाम युवा पीढ़ी के लिए, हल्द्वानी वासियों के लिए आपका? मेरा संदेश तो यही है कि आपके अंदर वास्तव में जो आ रहा है अंदर से, जो आपको भले 4 लोग ये कहें कि आप ये गलत कह रहे हैं, आप उसको पहले लिखिए, लिख के फिर उसको 4-6 बार पढ़िए उसको। फिर आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में जो भी कुछ आता है उसको हम दूसरे को परोस दें। अगर आपको लगता है इसके जो नकारात्मकता की ओर जाएगा या इसके कुछ गलत चीजें हैं, तो आप उसको वहीं के वहीं बंद कर दीजिए, उसको आप फिर बाहर मत लाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आना चाहिए, नहीं, जो आप गलत चीजों को बताइए मत किसी को। बताने से अर्थ ये है कि फैलाइए मत उनको। आपको हुई कोई बात नहीं, आपने लिखा, उसको छोड़ दीजिए। आप उससे जैसी या उसको दूर करने की जो भी बुराई आपको लगी या अपने आप में आपको कुछ गलत लगा, उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर लिखिए। आप एक लाइन लिख दीजिए कि मैंने ऐसा सोचा पर मैंने इसको इस तरह से कम किया। तो साहित्य का जो कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, दर्पण भी अगर आप गंदा रखेंगे, उसकी पीछे के जो चांदी वाला लेप है वो अगर उसका खराब हो जाएगा तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। तो दर्पण मत बनिए। ये मत सोचिए कि साहित्य समाज का दर्पण है तो बस जैसा उठाया लिख दिया, नहीं, उसको साफ सुथरा कीजिए। शर्ट पहन के जा रहे हैं तो उसके बटन जरा सही से लगाएंगे ना, करीने से, ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे से लगा देंगे। बिल्कुल। कि ऐसे लगा देंगे और दूसरे अगर किसी ने देख लिया तो बताएंगे नहीं। भाई कहीं जाते हैं बता दीजिए भाई कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, इसको ठीक कर लीजिए। तो मेरा संदेश यही है कि जैसा आ रहा है वैसा बेशक लिखिए, लेकिन परोसिए मत वो। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया लोकेशना जी, इतनी खूबसूरत बातचीत आपने की, इतना वक्त हमारे लिसनर्स को दिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमारे साथ आप अंत तक बने हैं, इसका आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हम बता दें कि हेलो हल्द्वानी रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, तो इसकी रेडियो में पहुंच केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। तो आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा।
रहेगा और अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।